क्या आप मूर्ख, जिद्दी और तर्कहीन लोगों से परेशान हैं? क्या आपको कभी ऐसे लोगों से सामना करना पड़ा है जिनकी सोच या व्यवहार आपको पूरी तरह अव्यवहारिक लगता है? ऑफिस में, परिवार में या सोशल मीडिया पर ऐसे लोग हर जगह होते हैं। लेकिन सवाल ये है, उनसे निपटना कैसे? आज हम लेकर आए हैं केविन कैरेलो की बेस्ट सेलिंग किताब हाउ टू डील विद स्टूपिड पीपल का हिंदी सार, जो आपको सिखाएगा कि इन परिस्थितियों को कैसे आसानी और समझदारी से संभाला जा सकता है। यह वीडियो केविन कैरेलो की किताब हाउ टू डील विद स्टूपिड पीपल पर आधारित है, जिसमें जीवन की कठिन परिस्थितियों से निपटने के व्यावहारिक तरीके बताए गए हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे तर्कहीन और जिद्दी लोगों से बहस करने के तरीके, सोशल मीडिया ट्रोल्स और हेटर्स को संभालने के टिप्स, कठिन सहकर्मी और रिश्तेदारों के साथ शांत रहकर व्यवहार करने के उपाय, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और हास्य का सही उपयोग। इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि इसमें सिर्फ समस्याएं नहीं, बल्कि समाधान हैं, वो भी आसान और प्रभावी। और अपने जीवन को शांत व सकारात्मक बनाने के तरीकों को जानें। सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपके जीवन में ऐसी कौन सी चुनौती है जिसे आप हल करना चाहते हैं। अध्याय 1, प्रस्तावना, मूर्खता की चुनौती को अपनाना। हाउ टू डील विद स्टूपिड पीपल, अ नो नॉनसेंस गाइड टू हैंडलिंग इडियट्स बाय केविन कैरेलो। मूर्ख लोगों से कैसे निपटें, मूर्खों से निपटने के लिए एक सरल मार्गदर्शिका। लेखक केविन कैरेलो इस अध्याय में यह समझाने से शुरुआत करते हैं कि मूर्खता कोई असामान्य चीज नहीं है, बल्कि यह हर समाज, हर समूह और हर वातावरण में मौजूद होती है। लोग अक्सर ऐसे व्यवहार करते हैं जो हमें अव्यवहारिक, गैरतार्किक या कभी-कभी बिल्कुल ही अजीब लग सकते हैं। यह मान लेना कि ऐसे लोग नहीं होंगे, खुद एक बड़ी गलती है। लेखक का मानना है कि जब हम ऐसे लोगों से रूबरू होते हैं, तो हमारा स्वाभाविक रिएक्शन गुस्सा, झुंझलाहट या दूरी बनाना होता है। लेकिन ऐसा करने से समस्या हल नहीं होती, बल्कि मानसिक तनाव और बढ़ जाता है। इसलिए सबसे पहला कदम है इस सच्चाई को स्वीकार करना कि मूर्ख लोग हमेशा रहेंगे। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि एक मूर्खता जीवन का हिस्सा है, इसे पूरी तरह खत्म करना संभव नहीं है। 2, हमें अपनी मानसिकता बदलनी होगी। मूर्ख लोगों को दुश्मन समझने के बजाय एक चुनौती के रूप में देखना चाहिए। 3, तनाव से बचना संभव है अगर हम सही दृष्टिकोण अपनाएं और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें, तो हम मूर्ख व्यवहार से प्रभावित हुए बिना आगे बढ़ सकते हैं। लेखक कहते हैं कि जैसे हम मौसम को नियंत्रित नहीं कर सकते लेकिन उसके अनुसार तैयारी कर सकते हैं, वैसे ही हम मूर्ख लोगों को बदल नहीं सकते, पर अपने रवैये को बदलकर शांत और समझदार रह सकते हैं। यही इस किताब का आधार है, मूर्खता को हटाना नहीं, बल्कि उससे निपटना सीखना। अध्याय 2, धैर्य की कला, अज्ञान के सामने शांत रहना। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि मूर्ख या अज्ञानी लोगों से सामना होने पर सबसे पहली चीज जो हमें करनी चाहिए, वह है अपने धैर्य को बनाए रखना। अक्सर लोग ऐसी बातें कह देते हैं या ऐसे निर्णय ले लेते हैं जो हमें बेतुके, गलत या गैर जरूरी लगते हैं। ऐसे में सामान्य प्रतिक्रिया होती है चिढ़ना, गुस्सा करना या बहस में उलझ जाना। लेकिन लेखक समझाते हैं कि यह तरीका कारगर नहीं है, बल्कि स्थिति और खराब कर सकता है। एक, धैर्य क्यों जरूरी है? जब हम गुस्से में आते हैं, तो हमारा ध्यान समस्या को हल करने के बजाय व्यक्ति पर हमला करने की ओर चला जाता है। मूर्ख लोगों के साथ बहस करने से अक्सर समाधान नहीं निकलता, बल्कि तनाव बढ़ जाता है। धैर्य से हम स्थिति को समझदारी से संभाल पाते हैं। 2, धैर्य बनाए रखने के तरीके। गहरी सांस लेना, जब गुस्सा आए तो खुद को रोकें और गहरी सांस लें। यह मस्तिष्क को शांत करता है। स्थिति को व्यक्तिगत न लेना, मूर्ख व्यक्ति के शब्दों या कामों को अपने आत्मसम्मान का अपमान न समझें, बल्कि इसे उनके स्तर की समस्या मानें। संयमित भाषा का प्रयोग, प्रतिक्रिया देते समय आक्रामक या व्यंग्यात्मक भाषा से बचें। जितना शांत स्वर रहेगा, उतनी जल्दी स्थिति नियंत्रण में आएगी। 3, लंबी अवधि का लाभ। धैर्य केवल उस क्षण के लिए नहीं, बल्कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है। जब हम बार बार ऐसे लोगों के साथ शांत रहना सीखते हैं, तो हमारे अंदर आत्मनियंत्रण बढ़ता है और भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकसित होती है। लेखक का निष्कर्ष है कि मूर्खता से निपटने का पहला और सबसे प्रभावी हथियार धैर्य है।
बिना धैर्य के कोई भी रणनीति सफल नहीं हो सकती। अध्याय 3, मूर्खता की पहचान, कठिन लोगों के प्रकार। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि मूर्खता एक ही प्रकार की नहीं होती। अलग अलग लोगों का व्यवहार अलग अलग कारणों से अव्यवहारिक लगता है। ऐसे लोगों को पहचानना जरूरी है ताकि हम उनके साथ सही तरीके से निपटने के लिए उचित रणनीति बना सकें। एक, अज्ञान पर आधारित लोग। ये वे लोग होते हैं जिन्हें विषय के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं होती, लेकिन वे बिना सोचे समझे राय देने लगते हैं। ये अक्सर गलत तथ्यों पर विश्वास कर लेते हैं और दूसरों को भी वही मानने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसे लोगों से निपटने के लिए धैर्य और सही जानकारी देना मददगार हो सकता है। 2, अजिद्दी लोग। ये लोग अपनी राय को सही मानते हैं, चाहे सामने कितना भी स्पष्ट तथ्य क्यों न रखा जाए। इनका रवैया अक्सर मैं सही हूं, बाकी सब गलत हैं वाला होता है। इनके साथ बहस में फंसने से बचना चाहिए और जरूरत पड़ने पर उन्हें नजरअंदाज करना बेहतर होता है। 3, गलत जानकारी फैलाने वाले लोग। ये लोग अक्सर आधी अधूरी या झूठी जानकारी फैलाते हैं। कभी कभी ये जानबूझकर ऐसा करते हैं तो कभी अनजाने में। इनसे निपटने के लिए तथ्यों को स्पष्ट करना और विश्वसनीय स्रोतों का हवाला देना जरूरी है। 4, बिना सोचे समझे तर्क करने वाले लोग। ये लोग किसी भी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं और सोचने समझने की जगह बहस करना शुरू कर देते हैं। इनका तर्क अक्सर असंबद्ध और भावनात्मक होता है। ऐसे लोगों को शांत करना और बातचीत को सही दिशा में लाना चुनौतीपूर्ण होता है। निष्कर्ष। मूर्खता को समझने का पहला कदम यह है कि हम अलग अलग प्रकार के कठिन लोगों की पहचान करें। हर प्रकार के व्यक्ति के साथ एक ही तरीका काम नहीं करता। जब हमें पता होता है कि सामने वाला किस तरह की मूर्खता दिखा रहा है, तब हम खुद को बेहतर तैयार कर सकते हैं और सही तरीके से प्रतिक्रिया दे सकते हैं। अध्याय 4, नस्लवादी लोगों से निपटना, पूर्वाग्रह से बुद्धिमानी से मुकाबला। इस अध्याय में लेखक यह बताते हैं कि नस्लवाद, रेसिज्म, समाज में सबसे जटिल और संवेदनशील मुद्दों में से एक है। नस्लवादी सोच रखने वाले लोग अक्सर दूसरों को उनकी जाति, रंग, संस्कृति या मूल के आधार पर कमतर मानते हैं। ऐसी सोच न केवल गलत है, बल्कि समाज में विभाजन और नफरत फैलाती है। एक, नस्लवादी व्यवहार की पहचान करना। नस्लवाद कई बार खुलकर दिखाई देता है, जैसे अपमानजनक शब्द, पक्षपातपूर्ण टिप्पणियां या भेदभावपूर्ण निर्णय। कई बार यह छुपा हुआ होता है, जैसे किसी व्यक्ति के साथ कमतर व्यवहार करना या उन्हें नजरअंदाज करना। पहले कदम के रूप में इस व्यवहार को स्पष्ट रूप से पहचानना जरूरी है। 2, शांत रहना और भावनाओं पर नियंत्रण रखना। नस्लवादी टिप्पणी सुनने पर तुरंत गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन गुस्से से स्थिति बिगड़ सकती है। शांत रहकर प्रतिक्रिया देने से आप स्थिति को नियंत्रण में रख सकते हैं और सामने वाले को मौका नहीं देते कि वह आपके भावनात्मक व्यवहार का फायदा उठाए। 3, तथ्यों और तर्क का उपयोग करना। नस्लवाद अक्सर गलत धारणाओं और अधूरी जानकारी पर आधारित होता है। सही जानकारी, आंकड़े और तर्क के साथ बातचीत करना अधिक प्रभावी साबित होता है। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई कहता है कि एक विशेष समुदाय मेहनती नहीं होता, तो आप तथ्यों और उदाहरणों से साबित कर सकते हैं कि यह धारणा गलत है। 4, संवाद पर ध्यान देना, टकराव पर नहीं। लेखक बताते हैं कि नस्लवादी सोच बदलना आसान नहीं है। टकराव की स्थिति में लोग और अधिक रक्षात्मक हो जाते हैं। इसलिए संवाद को खुला और सम्मानजनक रखना जरूरी है, ताकि सामने वाला व्यक्ति सुनने को तैयार हो। 5, सीमाएं तय करना। अगर कोई बार बार नस्लवादी व्यवहार कर रहा है, तो स्पष्ट रूप से बताना जरूरी है कि यह स्वीकार्य नहीं है। जरूरत पड़ने पर स्थिति से खुद को अलग करना या संबंधित अधिकारियों को सूचित करना भी सही कदम है। निष्कर्ष। नस्लवाद से निपटना आसान नहीं है, लेकिन शांत रहकर, तर्क का सहारा लेकर और सही संवाद का तरीका अपनाकर हम इस चुनौती का सामना कर सकते हैं। उद्देश्य यह नहीं है कि हर किसी की सोच तुरंत बदल दी जाए, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि हम खुद सही और सम्मानजनक रास्ता अपनाएं। अध्याय 5, अव्यवहारिक सोच, तर्कहीन बहस को संभालना। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि कुछ लोग किसी भी बात पर तार्किक दृष्टिकोण से सोचने की बजाय भावनात्मक या गलत आधार पर बहस करते हैं।
ऐसे लोग अक्सर मुझे जो लगता है वही सच है वाली सोच रखते हैं और सही तर्क या प्रमाण को मानने से इनकार करते हैं। यह रवैया बातचीत को अनावश्यक रूप से कठिन और थका देने वाला बना देता है। एक अतर्कहीन बहस क्यों होती है? कुछ लोग तथ्यों को नजरअंदाज कर अपनी धारणाओं को सच मानते हैं। कई बार वे अपनी सोच को सही साबित करने के लिए गलत तर्क या असंबंधित उदाहरण का इस्तेमाल करते हैं। इसका कारण अक्सर कम जानकारी, अहंकार या मैं हार नहीं सकता वाली मानसिकता होती है। 2. अपना धैर्य बनाए रखना। तर्कहीन बहस में सबसे बड़ा खतरा है कि आप भी भावनात्मक होकर बहस में उलझ जाएं। लेखक सुझाव देते हैं कि बातचीत के दौरान शांत बने रहें, अपनी आवाज ऊंची न करें और सामने वाले की हर बात को व्यक्तिगत हमला न मानें। 3. तथ्यों का सहारा लेना। बहस को सही दिशा देने के लिए तथ्यों और प्रमाण का उपयोग करें। सही आंकड़े, उदाहरण और शोध आधारित जानकारी धीरे धीरे सामने रखें। याद रखें, सामने वाले को तुरंत बदलना लक्ष्य नहीं है, बल्कि बहस को अनावश्यक दिशा में जाने से रोकना जरूरी है। 4. गलत तर्क को धीरे धीरे तोड़ना। जब कोई गलत तर्क दे, तो सीधे तुम गलत हो कहने के बजाय सवाल पूछें। आपने यह कहां से सुना? क्या हम इस जानकारी को चेक कर सकते हैं? इस तरह सामने वाला खुद अपनी सोच पर सवाल करने लगेगा। 5. कब बहस बंद करनी है, यह समझना। लेखक बताते हैं कि हर बहस जीतना जरूरी नहीं है। अगर व्यक्ति बिल्कुल नहीं बदल रहा और सिर्फ बहस के लिए बहस कर रहा है, तो बातचीत को शांतिपूर्वक खत्म करना बेहतर है। निष्कर्ष: तर्कहीन बहसों से बचना और सही मानसिकता के साथ उनका सामना करना हमें मानसिक तनाव से बचाता है। शांत रहना, तथ्यों का सहारा लेना और यह जानना कि कब पीछे हटना है, ये इस चुनौती से निपटने के मुख्य कदम हैं। अध्याय 6: आलसी सोच वाले लोग न्यूनतम प्रयास करने वालों को प्रेरित करना। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि ऐसे लोग जो सोचने समझने से बचते हैं और न्यूनतम प्रयास करते हैं, अक्सर टीम या कार्यस्थल पर रुकावट पैदा कर सकते हैं। ये लोग खुद से ज्यादा पहल नहीं करते और हमेशा आसान रास्ता चुनते हैं। एक आलसी सोच की पहचान: ये लोग जटिल समस्याओं से दूर भागते हैं, कठिन निर्णय लेने से बचते हैं और दूसरों पर निर्भर रहते हैं। इनके लिए जैसे चल रहा है वैसे ही रहने दो एक सामान्य सोच होती है। 2. आलसी सोच के कारण: प्रेरणा की कमी, उन्हें अपने काम या सीखने में रुचि नहीं होती। आत्मविश्वास की कमी, वे सोचते हैं कि वे कठिन काम कर ही नहीं सकते। असफलता का डर, कठिन प्रयास करने पर असफल होने की संभावना से बचते हैं। 3. प्रेरित करने के तरीके: स्पष्ट अपेक्षाएं रखना। जब किसी से स्पष्ट रूप से बताया जाता है कि उनसे क्या अपेक्षित है, तो उन्हें दिशा मिलती है। छोटे लक्ष्य निर्धारित करना। छोटे छोटे टास्क देकर उनकी सफलता का अनुभव कराना। प्रोत्साहन और पुरस्कार: अच्छे काम पर सराहना करना या छोटे इनाम देना, जिससे उनमें प्रेरणा बने। सकारात्मक माहौल बनाना। कार्यस्थल या रिश्तों में सहयोगी और उत्साहजनक वातावरण आलसी सोच को बदलने में मदद करता है। 4. सीमाएं तय करना। कुछ लोग बार बार मौका देने पर भी बदलते नहीं। ऐसे में उनकी जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से सीमित करना और उनसे जुड़ी जवाबदेही तय करना जरूरी है। निष्कर्ष: आलसी सोच वालों को सही माहौल, स्पष्ट अपेक्षाएं और प्रेरणा देकर बदलाव की ओर लाया जा सकता है। हर कोई पूरी तरह नहीं बदल सकता, लेकिन सही तरीके अपनाने से उनमें सुधार की संभावना रहती है। अध्याय 7: षड्यंत्र सिद्धांत मानने वाले लोग, तथ्य और कल्पना अलग करना। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि समाज में कुछ लोग षड्यंत्र सिद्धांतों, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पर गहराई से विश्वास करते हैं। ये लोग मानते हैं कि घटनाओं के पीछे हमेशा कोई छुपा हुआ एजेंडा या शक्तिशाली समूह काम कर रहा है। यह सोच अक्सर अधूरी जानकारी, अफवाहों या डर पर आधारित होती है। एक षड्यंत्र सिद्धांतों की विशेषताएं: इनके दावे अक्सर अत्यधिक सनसनीखेज होते हैं। वे प्रमाण के बिना बड़े बड़े निष्कर्ष निकालते हैं। ऐसे विचारों में हम बनाम वे, अस वर्सेस देम का भाव बहुत मजबूत होता है। 2. लोग क्यों मानते हैं षड्यंत्र सिद्धांतों पर? डर और असुरक्षा: अनिश्चित घटनाओं में लोग एक कारण खोजने लगते हैं।
जानकारी की कमी, वे विश्वसनीय स्रोतों की बजाय अफवाहों पर भरोसा करते हैं। समूह का प्रभाव, सोशल मीडिया या दोस्त परिवार के माध्यम से फैलने वाली गलत जानकारी उन पर असर डालती है। 3 ऐसे लोगों से बातचीत कैसे करें? तथ्यों का सहारा लें, चर्चा करते समय भरोसेमंद स्रोत, आंकड़े और उदाहरण पेश करें। भावनात्मक टकराव से बचें, उनसे बहस में चिल्लाना या उनका मजाक उड़ाना स्थिति को और खराब करता है। सवाल पूछें, आपने यह जानकारी कहाँ से पाई, या क्या हमने इस दावे की जांच की है? जैसे सवाल उन्हें सोचने पर मजबूर करते हैं। 4 धैर्य और सम्मान बनाए रखें। षड्यंत्र सिद्धांतों में विश्वास अक्सर गहरे बैठा होता है, इसलिए एक बार में बदलाव संभव नहीं। बातचीत को धीरे धीरे तथ्य आधारित दिशा देना और सामने वाले के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करना ज्यादा प्रभावी है। निष्कर्ष: षड्यंत्र सिद्धांत मानने वाले लोगों से निपटना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन सही दृष्टिकोण से संभव है। भावनाओं की बजाय तर्क और तथ्यों पर ध्यान देकर ही उन्हें वास्तविकता की ओर लाया जा सकता है। अध्याय 8: अहंकार और अज्ञान, घमंडी लोगों से निपटना। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि घमंडी और अज्ञान लोग सबसे मुश्किल व्यक्तियों में से एक होते हैं। ये लोग खुद को सब कुछ जानने वाला समझते हैं, लेकिन असल में उनके पास सही जानकारी या अनुभव की कमी होती है। वे अक्सर दूसरों की राय को नजरअंदाज करते हैं और खुद को श्रेष्ठ मानते हैं। ऐसे लोगों की विशेषताएं: अपनी राय को अंतिम मानना, दूसरों की बात को काटना या महत्वहीन बताना, गलत होते हुए भी स्वीकार न करना, दूसरों को कमतर दिखाने की कोशिश करना। 2 समस्या क्यों होती है? ऐसे लोगों के साथ बातचीत कठिन हो जाती है क्योंकि वे सुनने की आदत नहीं रखते। टीम वर्क या रिश्तों में तनाव बढ़ता है क्योंकि वे दूसरों की सोच और अनुभव को महत्व नहीं देते। 3 निपटने के तरीके: शांत रहना, गुस्से में प्रतिक्रिया देने से स्थिति बिगड़ सकती है। शांत रहकर अपनी बात रखना सबसे प्रभावी तरीका है। आत्मविश्वास बनाए रखना, घमंडी लोग कई बार दूसरों का आत्मविश्वास तोड़ने की कोशिश करते हैं। अपनी क्षमताओं और तर्क पर भरोसा रखें। सीमाएं तय करना, अगर वे लगातार अनादर कर रहे हैं तो स्पष्ट कर दें कि आप किस हद तक व्यवहार सहन करेंगे। अनदेखा करना, कई बार बहस में पड़ने के बजाय उन्हें अनदेखा करना बेहतर होता है, खासकर जब उनका रवैया बदलने वाला न हो। 4 सही समय पर तथ्य रखना, जब जरूरी हो तो तथ्य और जानकारी का इस्तेमाल करके शांतिपूर्वक अपनी बात रखें, लेकिन यह ध्यान रखें कि बहस में जीतने से ज्यादा जरूरी है स्थिति को संभालना। निष्कर्ष: घमंडी और अज्ञान लोगों से निपटना आसान नहीं, लेकिन शांत स्वभाव, आत्मविश्वास और सही सीमाएं तय करके उनके साथ तालमेल बैठाया जा सकता है। कभी कभी उनका व्यवहार बदलना संभव नहीं होता, ऐसे में अनदेखा करना ही सबसे अच्छा विकल्प है। अध्याय 9: अति सकारात्मकता, जब आशावाद गलत हो जाए। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि सकारात्मक सोच जीवन में जरूरी है, लेकिन जब यह अत्यधिक हो जाती है तो यह वास्तविकता से दूर कर देती है। ऐसे लोग अक्सर हर स्थिति में सिर्फ अच्छे पहलू पर ध्यान देते हैं, चाहे परिस्थिति कितनी भी गंभीर क्यों न हो। यह रवैया कभी कभी समस्या का सही समाधान खोजने में बाधा बन जाता है। अति सकारात्मक लोगों की पहचान: हमेशा सब अच्छा है या सब ठीक हो जाएगा कहना, भले ही स्थिति गंभीर हो। समस्या या दर्द को स्वीकार करने से बचना, नकारात्मक भावनाओं को पूरी तरह नजरअंदाज करना। 2 अति सकारात्मकता की समस्या: वास्तविकता से दूरी, व्यक्ति समस्या को सही ढंग से देख ही नहीं पाता। दूसरों की भावनाओं को न समझना, किसी के दुख या परेशानी को नजरअंदाज करना या उसे बस पॉजिटिव सोचो कहकर टाल देना। गलत फैसले, जोखिमों को अनदेखा करने के कारण स्थिति और बिगड़ सकती है। 3 ऐसे लोगों से निपटने के तरीके: संतुलन बनाना, बातचीत में यह स्पष्ट करना कि हाँ, आशावाद अच्छा है, लेकिन समस्या को स्वीकार करना और उस पर काम करना भी जरूरी है। वास्तविक स्थिति पर ध्यान दिलाना, तथ्यों और आंकड़ों के माध्यम से उन्हें वास्तविक स्थिति समझाना। उनकी भावनाओं का सम्मान करना, उनका सकारात्मक दृष्टिकोण पूरी तरह गलत नहीं है, इसलिए उन्हें दोषी ठहराने के बजाय धीरे धीरे सही दिशा में लाना जरूरी है।
4. खुद पर असर से बचना। अगर कोई व्यक्ति हर बात में अति सकारात्मक है तो उससे प्रभावित होकर वास्तविकता को नजरअंदाज न करें। अपनी सोच में संतुलन बनाए रखें और तर्कसंगत निर्णय लें। निष्कर्ष: सकारात्मक रहना अच्छी बात है, लेकिन हर स्थिति में आंख मूंदकर आशावादी रहना नुकसानदेह हो सकता है। ऐसे लोगों से बातचीत करते समय संतुलन बनाए रखना, उन्हें वास्तविकता पर ध्यान दिलाना और खुद को प्रभावित न होने देना सबसे जरूरी है। अध्याय 10: ऑनलाइन ट्रोल्स डिजिटल बहस में जीतना। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि सोशल मीडिया ने संवाद को आसान बनाया है, लेकिन इसके साथ ही ट्रोल्स, वे लोग जो जानबूझकर दूसरों को भड़काने या परेशान करने की कोशिश करते हैं, भी सामने आए हैं। ये लोग अक्सर अपमानजनक टिप्पणियां करते हैं, बहस छेड़ते हैं और नकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। एक ऑनलाइन ट्रोल्स की पहचान: ऐसे लोग जो बिना कारण दूसरों को नीचा दिखाने वाली बातें लिखते हैं, बार बार उकसाने वाली या गाली गलौज से भरी टिप्पणियां करते हैं। किसी भी विषय पर बिना तर्क के विवाद खड़ा करना। 2. ट्रोल्स से निपटने की रणनीतियां। उन्हें ज्यादा महत्व न देना। ट्रोल्स का मकसद आपको गुस्सा दिलाना होता है। उनकी बातों का जवाब न देने से वे निराश होते हैं। ब्लॉक और रिपोर्ट करना। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में ब्लॉक और रिपोर्ट का फीचर होता है। इसका इस्तेमाल करके नकारात्मक लोगों से दूरी बनाना सबसे आसान तरीका है। हास्य का प्रयोग करना। कभी कभी हल्के फुल्के हास्य से जवाब देने पर स्थिति तनावपूर्ण होने के बजाय मजाकिया हो जाती है। तथ्यों पर टिके रहना। अगर मुद्दा गंभीर है तो बहस करने की बजाय स्पष्ट और तथ्य आधारित जवाब देना। 3. खुद को सुरक्षित रखना। ऑनलाइन बहसों में ज्यादा समय लगाना मानसिक रूप से थका सकता है। जरूरत पड़ने पर बातचीत को वहीं खत्म कर देना या खुद को उस चर्चा से हटाना सही है। निष्कर्ष: ऑनलाइन ट्रोल्स से उलझना अक्सर समय और ऊर्जा की बर्बादी है। उन्हें ज्यादा महत्व न देना, ब्लॉक करना, रिपोर्ट करना और जरूरत पड़ने पर हास्य का इस्तेमाल करना सबसे प्रभावी रणनीतियां हैं। उद्देश्य है कि आप अपनी मानसिक शांति बनाए रखें और डिजिटल दुनिया में नकारात्मकता से दूर रहें। अध्याय 11: जिद्दी मानसिकता, बदलाव के विरोधियों से निपटना। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि कुछ लोग अपने विचारों और मान्यताओं को इतनी मजबूती से पकड़े रहते हैं कि वे किसी भी नए दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं करते। ऐसे लोग बदलाव के विरोधी होते हैं और नई जानकारी या तर्क भी उन्हें प्रभावित नहीं कर पाते। एक जिद्दी लोगों की विशेषताएं: अपने विचारों को ही अंतिम सत्य मानना, नए विचारों या सुझावों को तुरंत खारिज कर देना, दूसरों की बात सुनने से बचना, यह मान लेना कि बदलाव का मतलब हार मानना है। 2. जिद्दीपन के कारण: डर, बदलाव से अनिश्चितता आती है जिससे लोग असहज हो जाते हैं। अहंकार, मैं गलत नहीं हो सकता वाली मानसिकता। पुरानी आदतें, वर्षों से चले आ रहे विश्वास या सोच को बदलना मुश्किल होता है। 3. निपटने के तरीके: धैर्य बनाए रखना। ऐसे लोगों के साथ बहस में गुस्से या कठोर शब्दों का इस्तेमाल न करें। तथ्यों का प्रयोग: अपनी बात स्पष्ट प्रमाण, उदाहरण और आंकड़ों के साथ रखें। सहानुभूतिपूर्ण रवैया: सामने वाले के डर और असुरक्षा को समझने की कोशिश करें। बदलाव को धीरे धीरे और सकारात्मक रूप से प्रस्तुत करें। छोटे कदम: पूरी सोच बदलने की बजाय छोटे छोटे बदलावों से शुरुआत करें। 4. कब बातचीत खत्म करनी चाहिए? अगर सामने वाला बिल्कुल तैयार नहीं है और सिर्फ बहस कर रहा है तो बातचीत को शांतिपूर्वक खत्म करना बेहतर है। निष्कर्ष: जिद्दी मानसिकता वाले लोगों से निपटना मुश्किल है, लेकिन धैर्य, तथ्य और सहानुभूति से बातचीत करने पर कुछ हद तक प्रगति संभव है। हर किसी को बदलना जरूरी नहीं, कभी कभी आगे बढ़ जाना ही सबसे बेहतर समाधान होता है। अध्याय 12: कार्यस्थल के मूर्ख, ऑफिस में मुश्किल सहकर्मी। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि कार्यस्थल पर ऐसे लोग मिलना आम है जो अपने व्यवहार या काम करने के तरीके से माहौल को मुश्किल बना देते हैं। यह कठिन सहकर्मी कभी नकारात्मक रवैया अपनाते हैं, कभी सहयोग नहीं करते, तो कभी अनावश्यक विवाद खड़ा करते हैं। इनके साथ पेशेवर बने रहना और काम पर ध्यान केंद्रित करना बहुत जरूरी है। एक कठिन सहकर्मियों के प्रकार:
नकारात्मक सोच वाले लोग हमेशा शिकायत करना और हर चीज में कमी निकालना। गपशप करने वाले लोग दूसरों की बातें फैलाना और माहौल खराब करना। टीम वर्क से बचने वाले लोग सहयोग न करना और जिम्मेदारी से भागना। आक्रामक या असभ्य लोग अनावश्यक गुस्सा या असम्मानजनक व्यवहार करना। 2. समस्या क्यों होती है? ऐसे लोग काम की गति धीमी कर देते हैं। टीम में तनाव और असहज माहौल पैदा होता है। व्यक्तिगत रूप से यह मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डाल सकता है। 3. निपटने की रणनीतियां। पेशेवर बने रहना। अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को अलग रखें और बातचीत को पेशेवर बनाए रखें। सीमाएं तय करना। अगर कोई सहकर्मी लगातार परेशान कर रहा है तो स्पष्ट रूप से बताएं कि आप क्या स्वीकार करेंगे और क्या नहीं। समाधान पर ध्यान देना। समस्या पर बहस करने के बजाय टीम वर्क और समाधान खोजने पर फोकस करें। प्रबंधन या एचआर से बात करना। अगर स्थिति नियंत्रण से बाहर हो तो वरिष्ठ अधिकारियों या एचआर विभाग को सूचित करें। 4. खुद को संतुलित रखना। तनाव से बचने के लिए खुद को भावनात्मक रूप से मजबूत रखें। ब्रेक लेना, समय पर आराम करना और खुद की देखभाल करना भी जरूरी है। निष्कर्ष। ऑफिस में मुश्किल लोगों से निपटना एक कौशल है। पेशेवर बने रहना, सीमाएं तय करना और टीम वर्क पर ध्यान देना आपको तनाव से बचाता है और कामकाज को प्रभावी बनाए रखता है। हर बहस का जवाब देना जरूरी नहीं, कभी कभी शांत रहना और आगे बढ़ जाना ही सबसे बेहतर रणनीति होती है। अध्याय 13। डनिंग-क्रूगर प्रभाव, ज्यादा आत्मविश्वासी और कम सक्षम लोग। इस अध्याय में लेखक डनिंग-क्रूगर प्रभाव, डनिंग-क्रूगर इफेक्ट के बारे में बताते हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है जिसमें लोग अपनी क्षमता को वास्तविकता से अधिक मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि वे किसी क्षेत्र में बहुत कुशल हैं, जबकि असल में उनका ज्ञान और कौशल सीमित होता है। एक डनिंग-क्रूगर प्रभाव क्या है? जब कोई व्यक्ति किसी विषय के बारे में कम जानता है तो वह अपनी सीमाओं को नहीं पहचान पाता। ऐसे लोग गलत फैसले ले सकते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे सही हैं। 2. समस्या क्यों होती है? ये लोग अक्सर गलत दिशा में नेतृत्व कर सकते हैं। टीम वर्क में बाधा पैदा कर सकते हैं क्योंकि वे दूसरों की राय को नजरअंदाज करते हैं। अपनी गलतियों से सीखने में देरी करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे गलत हो ही नहीं सकते। 3. ऐसे लोगों से निपटने की रणनीतियां। धैर्यपूर्वक बातचीत करना। उनके आत्मविश्वास को सीधे चोट पहुंचाने के बजाय धीरे धीरे सही जानकारी देना। प्रमाण और तथ्य प्रस्तुत करना। स्पष्ट डेटा, उदाहरण और परिणामों के माध्यम से उन्हें वास्तविक स्थिति दिखाना। फीडबैक सिस्टम अपनाना। काम या प्रोजेक्ट में नियमित समीक्षा करके सुधार की गुंजाइश पर बात करना। शिक्षा और प्रशिक्षण के अवसर देना। उन्हें नए कौशल सीखने के अवसर देना ताकि वे वास्तविक क्षमता को विकसित कर सकें। 4. अपनी मानसिक शांति बनाए रखना। ऐसे लोगों के साथ बहस में उलझना आसान है, लेकिन शांत रहना जरूरी है। उद्देश्य उन्हें नीचा दिखाना नहीं, बल्कि धीरे धीरे सही दिशा देना है। निष्कर्ष। डनिंग-क्रूगर प्रभाव वाले लोगों से निपटना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन सही दृष्टिकोण से संभव है। धैर्य, सही जानकारी और प्रशिक्षण के माध्यम से उन्हें वास्तविकता से परिचित कराया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण है कि उनके आत्मविश्वास को तोड़े बिना सुधार की दिशा में मदद करें। अध्याय 14। भावनात्मक बुद्धिमत्ता, आपकी गुप्त ताकत। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि मुश्किल लोगों से निपटने में सबसे बड़ी ताकत केवल ज्ञान या तर्क नहीं, बल्कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस (EI) है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का अर्थ है अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना और दूसरों की भावनाओं को सही ढंग से समझना। यह कौशल न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि कार्यस्थल और सामाजिक रिश्तों में भी बहुत उपयोगी है। एक भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्या है? आत्मजागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस, अपनी भावनाओं को पहचानना और समझना। आत्मनियंत्रण, सेल्फ रेगुलेशन, गुस्सा, तनाव या चिढ़ को संभालना। सहानुभूति, एम्पैथी, दूसरों की भावनाओं को समझने और सम्मान देने की क्षमता। सामाजिक कौशल, सोशल स्किल्स, लोगों के साथ सकारात्मक और प्रभावी ढंग से जुड़ने की क्षमता। 2. मुश्किल लोगों से निपटने में EI क्यों जरूरी है?
यह हमें तुरंत गुस्से में प्रतिक्रिया देने से रोकता है। सामने वाले के दृष्टिकोण को समझने से संवाद बेहतर बनता है। तनावपूर्ण स्थितियों में भी शांत और तार्किक बने रहने में मदद मिलती है। 3 भावनात्मक बुद्धिमत्ता को कैसे विकसित करें? अपनी भावनाओं पर नजर रखें। जब आप तनाव या गुस्से में हों तो कुछ सेकंड रुककर गहरी सांस लें। दूसरों की बात ध्यान से सुनें। अक्सर लोग सिर्फ सुने जाना चाहते हैं। उन्हें सम्मान देना समस्या को आधा हल कर देता है। सहानुभूति का अभ्यास करें। कोशिश करें कि सामने वाला व्यक्ति किस परिस्थिति से गुजर रहा है, इसे समझें। रचनात्मक संवाद करें। अपनी बात को शांत और सम्मानजनक तरीके से रखें। 4 फायदे। रिश्तों में सामंजस्य बढ़ता है। विवाद जल्दी सुलझते हैं। कठिन परिस्थितियों में नेतृत्व क्षमता मजबूत होती है। निष्कर्ष। भावनात्मक बुद्धिमत्ता एक गुप्त ताकत है जो मुश्किल लोगों के साथ भी आपके संबंधों को बेहतर बना सकती है। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण, दूसरों को समझना और सही प्रतिक्रिया देना, ये सभी कौशल जीवन में सफलता और शांति के लिए बेहद जरूरी हैं। अध्याय 15। बहस की रणनीतियां। तर्कहीन लोगों से प्रभावी बहस। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि तर्कहीन लोगों से बहस करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि वे अक्सर भावनाओं या गलत जानकारी पर आधारित होते हैं। सही रणनीति के बिना यह बहस जल्दी विवाद में बदल सकती है। लेखक का सुझाव है कि बहस को जीतने के बजाय संवाद को रचनात्मक और शांतिपूर्ण बनाए रखना ही असली लक्ष्य होना चाहिए। 1 तैयारी और धैर्य। बहस शुरू करने से पहले खुद को मानसिक रूप से तैयार करें। शांत रहें, चाहे सामने वाला कितना भी उकसाने वाला क्यों न हो। 2 तर्क और तथ्य का उपयोग। अपने तर्क को मजबूत बनाने के लिए स्पष्ट तथ्य, आंकड़े और प्रमाण का सहारा लें। भावनाओं या अनुमान पर आधारित दावों से बचें। 3 व्यक्तिगत हमले से बचें। बहस को विषय पर केंद्रित रखें, व्यक्ति पर नहीं। अपमानजनक भाषा या व्यंग्य स्थिति को बिगाड़ सकता है। 4 खुले सवाल पूछें। आप ऐसा क्यों सोचते हैं, या क्या हम इस जानकारी को सत्यापित कर सकते हैं? जैसे सवाल सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। यह तरीका बहस को टकराव के बजाय समझ की ओर ले जाता है। 5 कब बहस खत्म करनी है, यह जानें। अगर बातचीत सिर्फ चक्कर काट रही है या सामने वाला सुनने को तैयार नहीं है, तो बहस को शांतिपूर्वक खत्म कर दें। अपने मानसिक संतुलन और ऊर्जा को बचाना भी जरूरी है। निष्कर्ष। तर्कहीन लोगों से बहस जीतने का मतलब उन्हें नीचा दिखाना नहीं है, बल्कि संवाद को तथ्य आधारित और सम्मानजनक बनाए रखना है। शांति, तर्क और विषय पर ध्यान केंद्रित रखना ही प्रभावी बहस की असली कुंजी है। अध्याय 16। पारिवारिक मामले, परिवार के कठिन रिश्तेदार। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि मुश्किल लोग सिर्फ बाहर ही नहीं, बल्कि परिवार के भीतर भी हो सकते हैं। रिश्तेदारों के साथ मतभेद होना आम बात है, लेकिन चूंकि ये हमारे नज़दीकी रिश्ते होते हैं, इसलिए स्थिति को संभालते समय ज्यादा धैर्य और समझदारी की जरूरत होती है। उद्देश्य है संबंधों को बिगाड़ने के बजाय सुधारना। 1 परिवार के कठिन लोगों की पहचान। ऐसे रिश्तेदार जो हमेशा आलोचना करते हैं। जिद्दी या जजमेंटल, निर्णयात्मक लोग। ऐसे लोग जो दूसरों की निजता का सम्मान नहीं करते। लगातार नकारात्मक सोच या विवाद पैदा करने वाले। 2 समस्या क्यों होती है? परिवार में भावनात्मक जुड़ाव ज्यादा होता है, जिससे विवाद का असर गहरा पड़ता है। बार बार मिलने या साथ रहने के कारण मतभेदों से बचना मुश्किल हो जाता है। 3 निपटने की रणनीतियां। खुला संवाद। अपनी भावनाओं और विचारों को स्पष्ट और सम्मानजनक ढंग से व्यक्त करें। धैर्य बनाए रखें। भावनात्मक बहस से बचें और शांत रवैया अपनाएं। सीमाएं तय करना। यदि कोई लगातार व्यक्तिगत दखल दे रहा है, तो स्पष्ट कर दें कि आपकी निजी सीमा क्या है। सहानुभूति दिखाना। यह समझने की कोशिश करें कि सामने वाला ऐसा क्यों कर रहा है। कई बार उनके अपने अनुभव या डर उनके व्यवहार का कारण होते हैं। 4 रिश्तों को बचाने की कोशिश। मतभेद के बावजूद रिश्तों को बनाए रखने का प्रयास करें। अगर समस्या गहरी है, तो किसी तटस्थ सदस्य की मदद लें जो बातचीत को सही दिशा दे सके। निष्कर्ष। कठिन रिश्तेदारों से निपटना चुनौतीपूर्ण हो सकता है,
लेकिन संवाद, धैर्य और स्पष्ट सीमाओं के जरिए रिश्तों को बिगड़ने से बचाया जा सकता है। परिवार में शांति बनाए रखना और संबंधों को संतुलित रखना प्राथमिकता होनी चाहिए। अध्याय 17, सांस्कृतिक अज्ञान जागरूकता बढ़ाना। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि कई लोग अन्य संस्कृतियों के बारे में कम जानते हैं या गलत धारणाएं रखते हैं। यह अज्ञान कभी कभी अनजाने में असम्मानजनक व्यवहार या गलतफहमियों का कारण बन सकता है। इसका समाधान आलोचना नहीं, बल्कि शिक्षा और सम्मानजनक संवाद है। एक सांस्कृतिक अज्ञान क्या है? जब लोग विभिन्न संस्कृतियों, परंपराओं, भाषाओं या जीवन शैली के बारे में जानकारी नहीं रखते, वे अपने दृष्टिकोण को ही सही मानते हैं और बाकी को गलत या अजीब समझते हैं। 2. इस अज्ञान के परिणाम: अनजाने में असम्मानजनक बातें या व्यवहार, पूर्वाग्रह और भेदभाव की संभावना, रिश्तों और सामाजिक सामंजस्य पर नकारात्मक असर। 3. जागरूकता बढ़ाने के तरीके: शिक्षा और जानकारी, अलग अलग संस्कृतियों पर पढ़ना, डॉक्यूमेंट्री देखना या प्रशिक्षण लेना, उदाहरण प्रस्तुत करना, खुद संवेदनशील और सम्मानजनक व्यवहार करके दूसरों को प्रेरित करना, संवाद करना, दूसरों को दोष देने की बजाय उनसे खुलकर बात करना, उनकी गलतफहमियों को शांतिपूर्वक दूर करना, अनुभव साझा करना, किसी अन्य संस्कृति से जुड़ी सकारात्मक कहानियां या अनुभव बताना। 4. सम्मान का महत्व: हर संस्कृति की अपनी खासियत होती है। सम्मानजनक रवैया ही जागरूकता बढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका है। निष्कर्ष: सांस्कृतिक अज्ञान को दूर करने के लिए शिक्षा, उदाहरण और सम्मानजनक संवाद जरूरी है। यह न केवल समझ बढ़ाता है, बल्कि समाज को अधिक सामंजस्यपूर्ण और सहिष्णु बनाता है। अध्याय 18, दोषारोपण करने वाले लोग, जिम्मेदारी से बचने वालों से निपटना। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि कई लोग अपनी गलती मानने से बचते हैं और हमेशा दूसरों पर दोष डालते हैं। ऐसे लोग व्यक्तिगत रिश्तों, टीम वर्क और कार्यस्थल में तनाव पैदा कर सकते हैं। इस प्रवृत्ति को संभालने के लिए स्पष्ट जिम्मेदारियों और पारदर्शिता जरूरी है। 1. दोषारोपण करने वालों की विशेषताएं: हमेशा किसी और को जिम्मेदार ठहराना, गलती होने पर तुरंत बहाने बनाना, समाधान की बजाय बहस पर ध्यान देना, खुद को पीड़ित के रूप में पेश करना। 2. समस्या क्यों होती है? टीम वर्क प्रभावित होता है, रिश्तों में विश्वास कम हो जाता है, गलतियों से सीखने की प्रक्रिया रुक जाती है। 3. निपटने की रणनीतियां: स्पष्ट जिम्मेदारी तय करना, हर व्यक्ति की भूमिका और जिम्मेदारी पहले से साफ कर दें, पारदर्शिता बनाए रखना, प्रगति की नियमित समीक्षा करें ताकि कोई गलती छिप न सके, तथ्यों पर ध्यान देना, दोषारोपण के बजाय समस्या और उसके समाधान पर फोकस करें, शांत संवाद, गुस्से में प्रतिक्रिया देने से बचें, शांतिपूर्वक समझाएं कि जिम्मेदारी स्वीकार करना विकास के लिए जरूरी है। 4. सीमाएं तय करना: अगर व्यक्ति बार बार जिम्मेदारी से भाग रहा है, तो यह स्पष्ट कर दें कि ऐसा व्यवहार स्वीकार नहीं है। निष्कर्ष: दोषारोपण करने वालों से निपटने के लिए धैर्य, स्पष्ट जिम्मेदारियां और पारदर्शिता जरूरी है। उद्देश्य बहस जीतना नहीं, बल्कि समस्या का समाधान और जवाबदेही की संस्कृति को बढ़ावा देना होना चाहिए। अध्याय 19, विज्ञान से इनकार करने वाले लोग, तार्किक सोच को बढ़ावा देना। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि कुछ लोग वैज्ञानिक तथ्यों को मानने से इनकार करते हैं। यह स्थिति विशेष रूप से स्वास्थ्य, पर्यावरण, तकनीक या सामाजिक मुद्दों पर चर्चाओं में सामने आती है। ऐसे लोगों से बहस करना चुनौतीपूर्ण होता है क्योंकि वे अक्सर गलत जानकारी, धारणाओं या भावनाओं पर आधारित तर्क देते हैं। 1. अविज्ञान से इनकार करने वालों की विशेषताएं: ठोस प्रमाण को नकारना, अफवाहों, षड्यंत्र सिद्धांतों या व्यक्तिगत मान्यताओं पर भरोसा करना, सोशल मीडिया या अविश्वसनीय स्रोतों से मिली जानकारी पर जोर देना। 2. समस्या क्यों होती है? वैज्ञानिक तथ्यों की अनदेखी गलत फैसलों का कारण बन सकती है। समाज में भ्रम और अविश्वास पैदा होता है। स्वास्थ्य और सुरक्षा पर सीधा खतरा हो सकता है, जैसे टीकाकरण से इनकार करना। 3. निपटने की रणनीतियां: धैर्य बनाए रखें, गुस्से या अपमानजनक भाषा से बचें,
क्योंकि यह बातचीत को और कठिन बना देता है। तथ्यों और प्रमाण का उपयोग करें। भरोसेमंद स्रोतों जैसे वैज्ञानिक जर्नल, विशेषज्ञ रिपोर्ट का हवाला दें। सरल और स्पष्ट भाषा का प्रयोग। तकनीकी शब्दों से बचें और उदाहरण देकर समझाएं। सहानुभूतिपूर्ण रवैया। समझने की कोशिश करें कि वे ऐसा क्यों सोचते हैं। कई बार डर या गलत जानकारी इसकी वजह होती है। अत्यधिक बहस से बचें। अगर सामने वाला बिल्कुल तैयार नहीं है तो अपनी ऊर्जा बचाएं और आगे बढ़ें। निष्कर्ष। विज्ञान से इनकार करने वालों से बातचीत में गुस्से के बजाय धैर्य, प्रमाण और तार्किकता का इस्तेमाल करना जरूरी है। उद्देश्य उन्हें नीचा दिखाना नहीं, बल्कि सही जानकारी देकर जागरूकता बढ़ाना है। अध्याय 20 शिक्षा देने के तरीके। उपदेश नहीं, सीख देना। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि जब हम किसी को सिखाना या समझाना चाहते हैं तो उपदेशात्मक रवैया अपनाने से लोग रक्षात्मक हो जाते हैं और बदलाव के लिए तैयार नहीं रहते। इसके बजाय संवादात्मक और सहयोगी दृष्टिकोण अपनाना अधिक प्रभावी है। एक उपदेशात्मक रवैया क्यों असफल होता है? सामने वाले को लगता है कि उसे नीचा दिखाया जा रहा है। इससे अक्सर बहस या प्रतिरोध पैदा होता है। सीखने की प्रक्रिया बाधित हो जाती है क्योंकि लोग खुलकर सुनने के बजाय बंद हो जाते हैं। 2 प्रभावी शिक्षा देने के तरीके। संवाद पर जोर दें। केवल बोलने के बजाय प्रश्न पूछें और उनकी राय भी जानें। सहयोगी लहजा अपनाएं। खुद को मैं सही हूं, तुम गलत हो की स्थिति में न रखें, बल्कि साथ मिलकर समाधान खोजने की भावना दिखाएं। उदाहरण और कहानियों का प्रयोग। वास्तविक जीवन के अनुभवों और कहानियों से लोग ज्यादा जुड़ते हैं और सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। धैर्य रखें। बदलाव समय लेता है, इसलिए बार बार और शांत तरीके से समझाना जरूरी है। 3 सकारात्मक प्रतिक्रिया का महत्व। जब लोग सही दिशा में छोटे कदम उठाएं तो उनकी प्रशंसा करें। इससे वे बदलाव के लिए और ज्यादा प्रेरित होते हैं। निष्कर्ष। लोगों को सिखाने के लिए संवाद, सहयोग और सकारात्मक दृष्टिकोण जरूरी है। उपदेश देने के बजाय सम्मानजनक बातचीत और वास्तविक उदाहरणों का इस्तेमाल करना लोगों को बदलाव के लिए अधिक खुले मन से तैयार करता है। अध्याय 21 सोशल मीडिया के इको चेंबर चक्र तोड़ना। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि सोशल मीडिया का एल्गोरिथ्म अक्सर हमें वही जानकारी दिखाता है जो हमारी मौजूदा सोच से मेल खाती है। इसका परिणाम यह होता है कि लोग एक इको चेंबर में फंस जाते हैं जहां उन्हें केवल अपनी मान्यताओं को मजबूत करने वाली सामग्री ही दिखती है। यह सोच को सीमित कर देता है और नए विचारों को स्वीकारने की क्षमता घटा देता है। एक इको चेंबर क्या है? जब कोई व्यक्ति केवल उन्हीं विचारों और सूचनाओं को देखता या सुनता है जो उसकी अपनी सोच को समर्थन देती है। इससे विविध दृष्टिकोणों की कमी हो जाती है और गलत धारणाएं मजबूत हो जाती हैं। 2 समस्या क्यों होती है? लोगों की सोच एक तरफा हो जाती है। नई और सही जानकारी तक पहुंच सीमित हो जाती है। समाज में ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन बढ़ता है, जिससे संवाद कठिन हो जाता है। 3 चक्र तोड़ने के तरीके। विविध स्रोतों से जानकारी लेना। अलग अलग विचारधारा वाले लेख, पॉडकास्ट या समाचार चैनल देखें। संवाद को प्रोत्साहित करना। सोशल मीडिया पर अलग विचार रखने वाले लोगों से सम्मानजनक बातचीत करें। तथ्य जांच, फैक्ट चेकिंग। किसी भी जानकारी पर विश्वास करने से पहले उसकी सत्यता जांचें। नई चीजें सीखना। खुद को नई जानकारी, संस्कृतियों और विचारों के संपर्क में लाएं। 4 सोशल मीडिया का सचेत उपयोग। अपने सोशल मीडिया फीड को संतुलित करने के लिए अलग अलग प्रकार के अकाउंट्स को फॉलो करें। समय समय पर डिजिटल डिटॉक्स लें, जिससे जानकारी का प्रभाव संतुलित रहे। निष्कर्ष। सोशल मीडिया के इको चेंबर से बाहर निकलना जरूरी है ताकि हम व्यापक दृष्टिकोण से सोच सकें और विविध विचारों को समझ सकें। इसके लिए विविध जानकारी, संवाद और तथ्य जांच की आदत विकसित करना बेहद जरूरी है। अध्याय 22 हास्य की ताकत, मूर्खता पर हंसना। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि कठिन और तनावपूर्ण परिस्थितियों से निपटने के लिए हास्य एक बेहद शक्तिशाली साधन है।
मूर्खता या अज्ञानता का सामना करते समय गुस्सा या झुंझलाहट दिखाने के बजाय हंसी का सहारा लेने से माहौल हल्का हो जाता है और स्थिति पर नियंत्रण रखना आसान हो जाता है। एक हास्य क्यों महत्वपूर्ण है? तनाव को तुरंत कम कर देता है, माहौल को हल्का कर देता है, जिससे बातचीत आसान हो जाती है। जटिल या संवेदनशील मुद्दों को कम टकरावपूर्ण बनाता है। 2 हास्य के फायदे। मानसिक शांति। हंसी आपके मस्तिष्क को आराम देती है और मूड सुधारती है। रिश्ते मजबूत करना। लोग हंसते हुए एक दूसरे के करीब आते हैं। रचनात्मक सोच बढ़ाना। जब माहौल हल्का हो तो समाधान निकालना आसान होता है। 3 हास्य का सही उपयोग कैसे करें? स्थिति को समझें। सुनिश्चित करें कि मजाक किसी को आहत न करे। हल्का और सकारात्मक रखें। व्यंग्यात्मक या कटाक्ष वाला हास्य स्थिति बिगाड़ सकता है। तनावपूर्ण बातचीत में विराम। बहस या टकराव में हल्का हास्य जोड़ने से बातचीत पटरी पर आ सकती है। 4 व्यक्तिगत फायदे। खुद को बहुत गंभीर न लेने से तनाव और गुस्सा कम होता है। जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने में मदद मिलती है। निष्कर्ष। हास्य एक शक्तिशाली हथियार है जो मूर्खता या अज्ञानता के बीच भी आपको शांत, संतुलित और सकारात्मक बनाए रखता है। कठिन परिस्थितियों में सही समय पर हंसना न केवल तनाव को कम करता है, बल्कि समाधान खोजने के लिए एक सकारात्मक माहौल भी बनाता है। अध्याय 23। निष्कर्ष। मूर्खता अपरिहार्य है, पर दुख वैकल्पिक। इस अंतिम अध्याय में लेखक पूरे पुस्तक का सार प्रस्तुत करते हैं। वे बताते हैं कि मूर्ख लोग हमेशा रहेंगे, चाहे हम कहीं भी हों, काम पर, परिवार में, सोशल मीडिया पर या रोजमर्रा की जिंदगी में। लेकिन सवाल यह नहीं है कि मूर्खता को खत्म कैसे किया जाए, बल्कि यह है कि हम इसे संभालते कैसे हैं। एक मूर्खता से बचना संभव नहीं। हर समाज में कुछ लोग होंगे जिनका व्यवहार या सोच हमें अव्यवहारिक लगेगा। पूरी तरह मूर्खता को खत्म करने की कोशिश करना व्यर्थ है। 2 हमारा दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। हम चुन सकते हैं कि इन लोगों के कारण परेशान हों या शांत रहें। भावनात्मक बुद्धिमत्ता, धैर्य और हास्य का प्रयोग करके इन परिस्थितियों को संभाला जा सकता है। 3 व्यक्तिगत विकास का अवसर। मुश्किल लोगों से निपटना हमें धैर्यवान और परिपक्व बनाता है। यह हमारी संवाद क्षमता और समस्या समाधान कौशल को भी बढ़ाता है। 4 मुख्य संदेश। मूर्खता अपरिहार्य है, लेकिन दुख वैकल्पिक है। हमारा रवैया और प्रतिक्रिया ही यह तय करती है कि हम तनाव में रहेंगे या शांति से स्थिति को संभालेंगे। अंतिम निष्कर्ष। मूर्ख लोग हमेशा रहेंगे, पर हम उनके कारण अपनी मानसिक शांति खोए या न खोए, यह पूरी तरह हमारे हाथ में है। समझदारी, धैर्य, सम्मानजनक संवाद और हास्य के जरिए हम अपने जीवन को शांत और सकारात्मक रख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी अपने जीवन को आसान बना सकें। कमेंट में हमें बताएं आपके जीवन में सबसे चुनौतीपूर्ण व्यक्ति कौन रहा है और आपने उससे कैसे निपटा। ऐसे ही और उपयोगी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शांत रहें, समझदारी से निपटें और मुस्कुराते रहें।